अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, ये एक क्वेश्चन है पेशावर बिज़नेस क्लब के नाम से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एनपीओ से रिलेटेड। आपकी बुक का एग्ज़ाम्पल नंबर 18 है ये। ये एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है, लेकिन एनपीओ को समझने के लिए, उसकी बेसिक समझने के लिए ये एक अच्छी एग्ज़ाम्पल है। और हम कोशिश करेंगे कि इसी एग्ज़ाम्पल को लेके इसमें मुख्तलिफ जो बाकी एडजस्टमेंट्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट्स हैं, उन्हें भी इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी आगे मैं जितने भी कॉन्सेप्ट दूँगा कंट्रीब्यूशन वगैरह का, मेंबरशिप फीस वगैरह का, जो सर्विस फीस है, फंड्स वगैरह से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आगे आ रही है, जो स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, वो कोशिश करूँगा कि इसी के थ्रू आपको समझाऊँ। तो इसको ज़रा पहले गौर से समझ लेते हैं, इसकी बेसिक समझते हैं और बेसिक के बाद फिर कॉम्प्लिकेटेड भी इसी में चीज़ें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ये एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, एग्ज़ाम्पल 18। इसमें देखें, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें। इसकी रिक्वायरमेंट जो है, मैं जी रिक्वायरमेंट पे जाता हूँ। रिक्वायर्ड प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पेशावर बिजनेस क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट। ठीक है, यानी इनकम स्टेटमेंट भी आपने बनानी है दूसरे लफ्जों में, और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहते हैं और बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही कहते हैं। लेकिन डेट अहम है, किस दिन बनाना है जी? 31 दिसंबर 2018। अच्छा, नॉर्मली जब ये क्वेश्चन आपको आता है, तो ऐसा क्वेश्चन में वो आपको दो तीन चीजें देता है। उनमें आपको नॉर्मली आपके क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट बनी बनाई नजर आएगी। डोंट फॉरगेट कि ये बैलेंस शीट आम तौर पर पिछले साल से रिलेटेड होती है। अगर ये क्वेश्चन भी अगर गौर गौर करें, तो ये क्वेश्चन भी बैलेंस शीट से शुरू हुआ है, लेकिन वो बैलेंस शीट कब की है? पिछले साल की। अच्छा, ये बात अभी क्लियर कर लें। अगर क्वेश्चन में आपको पिछले साल की बैलेंस शीट नजर आ रही है, तो उससे परेशान नहीं होना। पिछले साल की बैलेंस शीट दरअसल आपको, जो पिछले साल की बैलेंस शीट है, वो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, एसेट के, लायबिलिटी के और कैपिटल के। तो जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस होंगे, वो इस साल के लिए क्या बन जाएंगे? ओपनिंग बैलेंसेस हैं। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में जितनी चीजें दी होंगी, ये दरअसल इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस है। हम यहाँ से आगे शुरू कर देंगे। इस साल में देखेंगे, अगर इनमें कोई चेंज आया है तो चेंज करके लिख देंगे, और अगर चेंज नहीं आया तो एज इट इज लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये बैलेंस शीट अगर आप देखें, पिछले साल की उसने बताया, पिछले साल तक फर्नीचर एंड फिटिंग, गेम्स इक्विपमेंट, मोटर वैन, ये तीन आपके एसेट्स नजर आ रहे थे। इनकी कॉस्ट भी दी हुई है। पिछले साल तक ये इतने डिप्रिशिएट हो चुके थे, और पिछले साल तक इनकी कैरिंग वैल्यू इतनी थी। दूसरे लफ्जों में, इस साल में जब हम 2018 शुरू करेंगे, तो 2018 में ये एसेट हमारा 30,000 का कैरिंग वैल्यू नजर आ रही है, और गेम्स इक्विपमेंट 12,800 की नज़र आ रही है, और मोटर वैन 20,000 की आ रही है। अगर इसमें कोई और चेंज नहीं आया, तो ज़ाहिर है फिर इस साल की सिर्फ इसमें से डिप्रिसिएशन निकलेगी। पिछले साल तक की डिप्रिसिएशन निकल चुकी है, हम इस साल की भी डिप्रिसिएशन इसमें से निकाल देंगे, तो ये हमारा इस साल की चेंजेस इसमें आ जाएंगी। और अगर इसमें कोई डिस्पोजल का केस है, या एक्सचेंज का केस है, या कोई भी और केस है जो एसेट से रिलेटेड है, तो वो हम अकॉर्डिंगली जो IAS 16 के अंडर करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। डिस्पोजल के भी जो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो इनकम स्टेटमेंट में चले जाएंगे, बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं, वो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। तो अभी ये सिंपल है। अभी इस क्वेश्चन में जो आगे है, वो आपको सिर्फ डिप्रिसिएशन, सादा डिप्रिसिएशन इसमें होगी। जो इस साल की डिप्रिसिएशन है, वो इसमें से निकाल दी जाएगी। अच्छा जी, फिर उसने आपको करंट एसेट्स भी दिए हैं। करंट एसेट्स में कैश और कैश का बैलेंस दिया हुआ है सिर्फ, और कोई एसेट यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है, ये साल जब हमने शुरू किया, तो हमारे पास इतना कैश था, लेकिन डोंट फॉरगेट, ये पिछले साल का कैश है। इस साल में जो कैश वगैरह आया होगा, क्या होगा, उसके लिए वो आपको अलहदा से एक इंफॉर्मेशन देता है, कैश पूरा अकाउंट बना के दे देता है। तो वो हम इसमें, जो इस साल में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा इस साल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि हमें इस साल की बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश नहीं चाहिए, बल्कि क्लोजिंग कैश चाहिए। तो क्लोजिंग कैश में वो भी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अगर रिसीट एंड पेमेंट का अकाउंट दिया होगा, तो वहां से हम बताते हैं जी कैसे करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद आगे आपको बताया जी, फाइनेंस बाय एक्यूमुलेटेड फंड्स, यानी ये कैपिटल को, कैपिटल या इक्विटी को एनपीओ में क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड फंड्स या जनरल फंड्स या नेट एसेट्स।
तो ये हमारे उसने इक्विटी दी हुई है। लायबिलिटी इसमें नजर कोई भी नहीं आ रही, इसका मतलब है हमारी एनपीओ में कोई लायबिलिटी पिछले साल तक नहीं थी। तो एसेट्स दिए हुए और दूसरी तरफ सिर्फ कैपिटल दिया हुआ, लायबिलिटी इसमें थी नहीं इसलिए उसने दी नहीं, वैसे होती हैं लायबिलिटीज पे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट उसने दिया हुआ आपको क्वेश्चन में आपको नजर आएगा रसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखें रसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो आपको नजर आ रहा है, इसमें भी देखें रसीट्स में जो इस साल में कैश मिला हमें वो नजर आ रहा है। तो रसीट में आपको 3 रसीट्स नजर आ रही हैं, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑफ टिकट। राइट जी, ये तीनों हमारी इनकम्स हैं, यहाँ से हमें पैसे मिले हैं। इस साल में सब्सक्रिप्शन हमें इतनी मिली है, किसी ने डोनेशन हमें इतनी दी है, और जो कोई एनुअल डिनर था उसकी सेल ऑफ टिकट की हमने को, वो जो सेल ऑफ टिकट से हमें इनकम मिली वो 10,800 की। तो हमें साल के दौरान इतनी रसीट्स हुई। डोंट फॉरगेट, अगर हमने कैश कैलकुलेट करना हो कि इस साल में हमारा कैश कितना है, तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ आपको। साल के शुरू में 9200 था, इस साल मजीद कितना कैश आया जी, 28,400 का। तो 9200 प्लस 28,400, ये हमारे पास टोटल रसीट्स आ जाएंगे। इसमें से अगर कोई पेमेंट्स हुई है तो वो निकाल देंगे। तो पेमेंट्स क्या क्या हुई हैं जी, पेमेंट्स हुई हैं 4,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ, एक्सपेंसेस डिनर के पे किए हमने, न्यू गेम एक इक्विपमेंट खरीदा यानी एक एसेट पे खरीदा, क्लीनर को वेजेस पे किए हैं, रिपेयर का एक्सपेंस हुए हैं, और मोटर वैन की रिपेयर के भी एक्सपेंसेस हुए हैं। और टोटल मेरी पेमेंट कितनी, 19,660। तो यहीं से अगर हमने कैश जब लिखना होगा इस साल का, तो 9200 मेरे पास शुरू में था, 28,400 मजीद आया, तो उसमें से इतना एक्सपेंस हो गया। तो मैं जब कैश लिखने लगूंगा तो ओपनिंग प्लस इस साल की रसीट्स माइनस इस साल की पेमेंट, तो मेरे पास टोटल कैश आ जाएगा इस साल का। राइट जी, तो जब कैश हमने बैलेंस शीट में इस साल का लिखना होगा तो वो मैं अभी से कैलकुलेट करती। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो इन्फॉर्मेशन नीचे दी होगी। कहते हैं जी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है 900 रुपए का, जो अभी हमने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसका मतलब है 4,000 प्लस 900 टोटल एक्सपेंस। जब हम लिखने लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो वो 4,000 नहीं है बल्कि 900 है, और दूसरी तरफ हम इसे एज लायबिलिटी भी लिखेंगे। राइट जी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पेएबल है। और कहता है डिप्रिसिएशन जो है वो 10% एट कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। यानी हमें देखिए उसने सादा सिर्फ ये बताया कि इस साल में जो एसेट में चेंजेस आई हैं वो सिर्फ डिप्रिसिएशन की है। तो इसका मतलब है जब हम एसेट को बैलेंस शीट में लिखने लगेंगे तो एसेट ये जो आपको नजर आ रहे थे 30,000, इसमें से हम सिर्फ इस साल की डिप्रिसिएशन मजीद निकाल देंगे, 12,800 में से भी सिर्फ डिप्रिसिएशन निकाल देंगे, और 20,000 में से भी डिप्रिसिएशन निकाल देंगे। लेकिन डोंट फॉरगेट के गेम इक्विपमेंट जो थे ये हमारे 20,000 पहले थे, मजीद हमने कुछ खरीदे हैं कितने जी, हमारे एक्सपेंडिचर में नजर आ रहे थे यहाँ पर कहीं पर, ये नजर आ रहा है जी आपको, इलेक्ट्रिसिटी है, रिपेयर, ये मोटरमैन रिपेयर हो, ये तो सोल्यूशन में आ गया, मैं कहूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहाँ, वो ये आ गई जी। न्यू गेम इक्विपमेंट हमने एक खरीदा है 3,200 रुपए का। इसका मतलब जब हम डेप्रिशिएट करने लगेंगे या एसेट लिखने लगेंगे तो एसेट हमारा जो है वो अब 20,000 का नहीं है बल्कि 3,200 मजीद हमने खरीद लिया। तो 20,000 प्लस 3,200 उसको डिप्रिशिएट करेंगे और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का वैसे लिखा जाएगा। इसको लिखना कैसे जी, हमने देखें जब भी हमने ये क्वेश्चन करना है तो इस क्वेश्चन में पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है ना आपने, और फिर बैलेंस शीट बनाना है। तो पहले सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लिया करें क्वेश्चन में से कि कौन कौन सी चीजें दी हैं वो लिख लिया करें। मिसाल के तौर पर देखें, इसमें अगर मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए मुझे इनकम्स चाहिए और एक्सपेंडिचर्स चाहिए। डोंट फॉरगेट कि वो इनकम और एक्सपेंसेस आपको बैलेंस शीट से नहीं मिलेंगे, इसलिए बैलेंस शीट से तो आगे निकल जाए। हमें कहां से मिलेंगी, रिसीट एंड पेमेंट से मिलेंगी। यहां से देखें, ये जो इस साल में हमारी रिसीट्स हुई हैं, जो पेमेंट्स हुई है, जाहिर है इनमें हमें इनकम्स भी मिल जाएंगी और एक्सपेंसेस भी मिल जाएंगे। देखिए यहां से शुरू हो जाए, पहले अगर मुझे इनकम चाहिए तो पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक फॉर्मूला बनाएं और उसमें सिर्फ जो इनकम है पहले वो सारी इनकम्स लिख लें। जैसे सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, सेल ऑफ टिकट है, तो ये तीन की तीन जो हमें रिसीट्स हुई हैं ये इनकम्स ही हैं। ठीक है, वैसे हमें रिसीट्स और तरह से भी हो सकती हैं, ये इंसिडेंटली तीन की तीन मेरी
इनकम्स है, इसलिए मैं तीनों को अपने इनकम लिख लूँगा। अगर मैंने एक छोटा-सा आपके लिए फॉर्मेट इसका बनाया, वहाँ पर लेके जाऊँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने ये सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया, तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहले मुझे इनकम्स चाहिए। इनकम मैंने देखा कि मेरे पास एक तो सब्सक्रिप्शन इनकम, एक डोनेशन इनकम है और टिकट की जो सेल हुई थी वो मेरा इनकम्स है। ठीक है जी? और अगर कोई है तो वो भी मैं देख लेता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे यही तीनों नज़र आई हैं, इसलिए मैंने वो तीनों लिख दी जी। राइट जी? अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट मुझे चाहिए पेमेंट्स, तो पेमेंट्स में फिर से पेमेंट्स में जाता हूँ, यानी एक्सपेंसेस चाहिए, एक्सपेंडिचर, तो वो कहाँ से मिलेंगे? पेमेंट्स से मिलेंगे। मैं पेमेंट्स में गया, तो मैंने देखा इलेक्ट्रिसिटी मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस फॉर डिनर मेरा एक्सपेंस है, न्यू गेम इक्विपमेंट खरीदा, ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट है। इसे एक्सपेंस में नहीं लिख सकता, इसे मैं एसेट में ऐड करूँगा। क्लीनर वेजेस ये मेरा एक्सपेंस है, रिपेयर मेरा एक्सपेंस है, मोटर वैन रिपेयर भी मेरा एक्सपेंस है। इसीलिए आप देखें, मैंने जो एक्सपेंडिचर्स लिखे, उन एक्सपेंडिचर्स में आप देखें, मैंने इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, एक्सपेंसेस लिख दिया, क्लीनर्स वेज, रिपेयर एंड मोटर वैन रिपेयर। अच्छा, इसके अलावा एक और एक्सपेंस भी होता है जो आपको यहाँ से तो नहीं मिलेगा, जो आपको रिसीट एंड पेमेंट से तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक्सपेंस है, और उस एक्सपेंस का क्या नाम है? डेप्रिसिएशंस। तो उसने डेप्रिसिएशन किस-किस की डेप्रिसिएशन? फर्नीचर की, गेम इक्विपमेंट की और मोटर वैन की। ये तीनों मुझे आप डेप्रिसिएशंस भी चाहिए, तो इसलिए मैं एक्सपेंडिचर्स में रिसीट एंड पेमेंट से, रिसीट से इनकम्स लूँगा, पेमेंट से एक्सपेंसेस लूँगा। इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंसेस हैं, तो वो मैं नीचे लिखूँगा, जैसे डेप्रिसिएशन या बैड डेट्स वगैरह हैं, तो वो मैं मुझे अदर इन्फॉर्मेशन में से मिल जाएँगी चीज़ें। वो भी नीचे उसने बताया हुआ कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी होगा। राइट जी? अच्छा, इसके बाद मैं अभी सिर्फ़ एलिमेंट्स जो है ना, जो-जो चाहिए वो मैं निकाल रहा हूँ। फिर मैं नीचे बैलेंस शीट में आ जाता हूँ, तो बैलेंस शीट में ज़ाहिर है जी मुझे एसेट्स चाहिए, तो एसेट्स मुझे पिछले साल की बैलेंस शीट से मिल जाएँगे। वो मैं एसेट्स कौन-कौन से एसेट्स हैं वो लिख दूँगा। अगर कोई मज़ीद खरीदा होगा, तो वो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नज़र आ जाएगा। मज़ीद खरीदा तो है, लेकिन वो यही वाला एसेट है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर वो कह देता है रिसीट एंड पेमेंट में एक आपको पेमेंट साइड पर इन्वेस्टमेंट नज़र आ जाती, तो वो एसेट है। तो वो पुरानी बैलेंस शीट में नहीं था, तो मैं यहाँ पर लिख देता इन्वेस्टमेंट और उसको भी एसेट में शो कर देता। लेकिन अभी हमने सिर्फ पुरानी बैलेंस शीट से एसेट लिए और मैं एसेट लिख दूँगा। अगर कोई चेंज आई होगी तो चेंज करके उसे बाहर उसकी बैलेंस शीट बना दूँगा। फिर जी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, यानी कैश और उसका बैंक बैलेंस है। ये भी हमने पिछली बैलेंस शीट से मैंने आपको ये भी हमने कैलकुलेट किया था। पिछली बैलेंस शीट में जो कैश था वो ओपनिंग था। जो रिसीट हुई इस साल में वो इसमें ऐड कर दी जाएँगी और जब पेमेंट होंगी वो माइनस कर दी जाएँगी, तो मेरे पास इस साल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। अच्छा जी, जो कैपिटल है जनरल फंड्स, वो पिछले साल की बैलेंस शीट में से मुझे जो मिलेगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा, तो वो जनरल फंड में ओपनिंग में लिख दूँगा। जो इस साल के इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का सरप्लस होगा वो उसमें ऐड कर दूँगा, तो मेरा टोटल बाहर लिख दिया जाएगा। लायबिलिटीज़ में मेरे क्वेश्चन में पिछले साल की बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी नहीं थी, वहाँ पर कोई नहीं थी। लेकिन इस साल में हमने आपने देखा होगा नीचे एडजस्टमेंट में उसने कहा हुआ था इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ₹900 का पेएबल है। इसका मतलब है इस साल में वो ₹900 एक्सपेंस में भी ऐड होगा इलेक्ट्रिसिटी में और दूसरी तरफ उसको एज़ लायबिलिटी भी शो किया जाएगा। लीजिए, मैंने सिर्फ़ पहले आपको उसमें से बताया कि क्वेश्चन में से आपने चीज़ें एक्सट्रैक्ट्स कैसे करनी है। अब वहाँ से चीज़ें लेके और हम उसको वन बाय वन लिखना शुरू कर देते हैं। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाते हैं जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो चीज़ें मुझे चाहिए जी, वो कहाँ से मिलेंगी? पहले मैं इनकम देख लेता हूँ। उसने सब्सक्रिप्शन बताया हुआ जी, डोनेशन बताया हुआ और सेल ऑफ टिकट। सब्सक्रिप्शन कितनी है जी? 16,000 की, 1600 की और 10,800 की। ये मैं तीनों चीज़ें वहाँ पर लिख देता हूँ जी। ईयरली सब्सक्रिप्शन कितनी है जी? 16,000 की और डोनेशन कितनी थी? 1600 की और टिकट की सेल कितनी थी? 10,800 की। मैंने एज़ इट इज़ उठा के लिख दी क्योंकि इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर इसकी भी ओपनिंग क्लोजिंग दिए होते तो सब्सक्रिप्शन का भी अकाउंट बनता, डोनेशन की अगर कोई रिसीवेबल होते तो इसमें ऐड हो जाते और अगर टिकट फॉर सेल के कोई रिसीवेबल वो भी इसमें ऐड हो जाते। लेकिन कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब है यही इस साल की इनकम। हम एक्सपेंडिचर्स में आ जाते हैं जी। एक्सपेंडिचर्स में जाते हैं तो एक्सपेंडिचर में हम जाते हैं तो देख लेते हैं जी एक्सपेंडिचर कौन-कौन से दिए हुए हैं। एक्सपेंडिचर में देखें जी इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है 4,000 की, 6200 की,
एक्सपेंसेस हैं 3200 की, ये नहीं लिखा जाएगा, ये तो एसेट है। 20,800 का हमारा क्लीनर्स वेजेस हैं, रिपेयर 1660 के, और 2520 जो है वो हमारी वो है जी मोटरमैन रिपेयर। तो मैं इसको वन बाय वन, अल्लाह करे याद नहीं, मैं इसको चलें वन बाय वन देख लेते हैं। तो 4,6200 और 2080 ये तो लिखते हैं जी। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था ये वो कहता है जी कितने है जी, 4,000 का, लेकिन डोंट फॉरगेट के इसमें वो कहता था 900 रुपया पेएबल भी है। तो मैं कहूँगा मेरा कितना होगा जी, 4,900। और एक्सपेंसेस जो थे एनुअल डिनर के, वो मेरे ख्याल है 6200 रुपये के हैं। और इसी तरह जी ये देख लेते हैं आगे। अ, जो न्यू गे उसका क्लियरेंस वेजेस हैं वो 2080 के हैं, ये 1660 के हैं, और ये 2520 के। इसको भी लिख लेते हैं जी। ये 20 2080, 1660 और 2520। 80, 1660 और 2520। राइट जी। ये सारी चीजें भी हमने, ये सारी चीजें गिवन थी, सिर्फ एक चीज में एक्स्ट्रा चीज थी वो हमने लिख दी। इसके बाद डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के बारे में उसने कहा हुआ है कि डिप्रिसिएशन जो है वो सारी की सारी कॉस्ट पर ली जाएंगी। तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट पर लेनी है, कॉस्ट पर डिप्रिसिएशन इसकी ले लेते हैं जी। डिप्रिसिएशन कहता है 10% ऑन कॉस्ट। तो हमारे पास देखें एसेट पर चले जाते हैं, एसेट में देखें जी, फर्नीचर कितने का, 40,000, इसका डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा, 4,000। गेम्स इक्विपमेंट डोंट फॉरगेट 20,000 नहीं है बल्कि 3200 मजीद खरीदा, तो हम कहेंगे ये 22,200 रुपए के इसकी भी डिप्रिसिएशन ले लेंगे। और ये 30,000 है, इसकी भी डिप्रिसिएशन लेंगे। इसकी 4,000 डिप्रिसिएशन आ जाएगी, इसकी 3,000 आ जाएगी, और इसकी हम 20,000 का 10% नहीं लेंगे बल्कि इसमें पहले जो नया खरीदा वो भी ऐड किया जाएगा, तो उसकी डिप्रिसिएशन ऐड करने के बाद ली जाएगी। तो हम कह सकते हैं जी कि इनकी डिप्रिसिएशन जो है, डिप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट, अच्छा जी है भी गुड। फर्नीचर की डिप्रिसिएशन कितनी है जी, 4,000, 40,000 का 10%, इसकी 3,000, 30,000 का 10%, और इसकी डिप्रिसिएशन जो है ये, सॉरी जी, इसकी डिप्रिसिएशन कितनी होगी, 20,000 प्लस जो 3200 का नया एसेट खरीदा, तो ये टोटल हो गया 23,200। 23,200 का जो होगा वो कितना होगा, 23, 20, 10%। ठीक हो गया, तो ये इसकी डिप्रिसिएशन भी हम चार्ज कर देंगे जी यहाँ। अच्छा जी, वंस द डिप्रिसिएशन इज डन, तो फिर हमें आगे जी काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। कहाँ गया पे हम गया, ये राइट जी। अब इसका टोटल कर देते हैं जी, इसका टोटल अगर बाहर लिखना है तो चलो इसको भी साथ ऐसे ही लिख देते हैं, बाहर ऐसे 4,000, 23, 20 और 3,000, ये लीजिए डिप्रिसिएशन आ गई। और इसका हमने देखना है अब जी कि हमें सरप्लस हुआ या, ये कितना है जी, 28,400। तो मैं इसका टोटल यहाँ पर कर देता हूँ।
इसका टोटल मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ। तो जो मेरी इनकम है वो कितनी है जी, 28,400 की। इसको बोल्ड कर देते हैं। और जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो कितनी, 26,680। इसको जरा अगर मैं माइनस में शो करना चाहूँ तो सरप्लस इज 1720 का सरप्लस आ गया जी मेरे पास। राइट जी, बिल्कुल ठीक है जी। हम्म, और unemployment भी कर देते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेरा बन गया जी। इनकम 28,400 की थी, मेरे एक्सपेंसेस 26,680 के थे, तो मुझे सरप्लस हो गया। मैं यहाँ पर सरप्लस लिख देता हूँ, सरप्लस। अब जी मेरे पास आगे चीजें आ गई हैं, मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ। बैलेंस शीट में मेरे पास अब मुझे फर्नीचर एंड फिटिंग चाहिए। फर्नीचर एंड फिटिंग में मेरे पास जो एसेट हैं वो कितने नजर आ रहे हैं जी, ये 40,000 के एसेट थे। और अगर मैं गलत नहीं तो उस मैं उसकी हम कैरिंग वैल्यूज ले लेते हैं। ये आप दो तरह से लिख सकते हैं जी, देखें एसेट्स को। अगर मैं एसेट्स में जाऊं, ये देखें हमें एसेट्स की कॉस्ट भी दी हुई है। अगर कॉस्ट लिखनी है, कॉस्ट माइनस पुरानी डेप्रिसिएशन प्लस जो इस साल की भी डेप्रिसिएशन है, और जो आंसर आएगा वो हमारी कैरिंग वैल्यू। या दूसरा अगर हम करना चाहें तो वो ये है कि हम सिर्फ कैरिंग वैल्यू लें, कैरिंग वैल्यू में से इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएंगे, तो वो हमारे पास उसके आंसर आ जाएगा। तो ये -3,000, ये प्लस 3200 इसमें ऐड कर दिया जाएगा। जो इसमें तो वो भी हुआ है ना, एडिशन भी हुआ। और ये -2,000, तो दोनों तरह से सेम आंसर आएगा। बेशक 40,000 माइनस पिछली डेप्रिसिएशन प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन, तो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा ये है कि आप ये ले लें और इसमें से इस साल की सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। मैं सिर्फ कैरिंग वैल्यूज में से डायरेक्टली डेप्रिसिएशन इनकी माइनस कर देता हूँ। तो 30,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं जी। है बिल्कुल। तो इसके जी हमारे पास जो 30,000 माइनस 3,000, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा जी, 27,000। जो गेम है ये हमारे पास 12,800 का पुराना पड़ा है, प्लस 3,200 हमने नया भी तो खरीदा था ना, और इसमें से माइनस कर देते हैं इस साल की डिप्रिसिएशन 2,380। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा जी, इसको ऐसे लिख लेते हैं जी, 12,800, 13,000, 16,000 में से माइनस कर देते हैं 2,380, 13,620। गेम्स इक्विपमेंट 30,000 का एसेट था ना, कैरिंग वैल्यू उसमें से 3,000 माइनस कर दिए इस साल की डेप्रिसिएशन। और गेम्स इक्विपमेंट पुराने कैरिंग वैल्यू 12,800 थी, मजीद खरीदा उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, ये आ गया। मोटरमैन थी 30,000 की, और माइनस उसमें से किए 3,000। तो ये, हाँ, ये गलती हो गई थी हमसे। ये 40,000 है, 40 में से 4 निकला हुआ है। ये 40 में से 4, तो हम्म, ये आपको नजर आएगा 36,000। ठीक हो गया। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है, ये भी हमने देखा था जी, इसके लिए भी मुझे वापस जाना पड़ेगा उसमें। हम्म, ये जी, देखिए आपको नजर आ रही है ये कैश एंड कैश 9200 ओपनिंग बैलेंस था,
और रिसीट एंड पेमेंट में जाएंगे 28,400 मजीद हमने खरीदे, कैश आया, और 19,660 जो था वो उसका पेमेंट हो गई। तो 9200 प्लस 28,400 माइनस 19,660, ये भी मैं कर देता हूँ जी। इसको हम कर लेते हैं जी इधर थोड़ा सा काम। 9200 प्लस 28,400 माइनस कितना था जी वो, 19,660। तो जो कैश लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, 17,940। राइट जी, आई होप ये समझ लगी कि ये कैसे आया। अच्छा जी, उसके बाद जनरल फंड्स और डेफिसिट। डेफिसिट मुझे सॉरी सरप्लस मुझे पता है जी कितना, 1720। ये यहाँ पर नजर आ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और जनरल फंड कहाँ से मिल जाएंगे, वो पिछले साल की बैलेंस शीट से मिल जाएंगे। तो वहां पर चले जाते हैं जी, पिछले साल की बैलेंस शीट में मेरे पास कहाँ पर पड़ा है जी, पिछले साल की बैलेंस शीट में, ये पिछले साल की बैलेंस शीट आ गई जी। तो इसका जनरल फंड्स पिछले साल का कितना था, 72,000। तो मैं 72,000 में चला जाता हूँ, 72,000 यहाँ पर लिख लेते हैं, 72,000। तो टोटल जनरल फंड्स कितने हो गए जी, 73,720 के। राइट जी। और जो लाइबिलिटी थी, ये 900 रुपए की, आपको याद है जी हमने, सर ये आ गई जी मेरे पास। राइट जी, ये भी पहुंची। अब मेरे पास टोटल नॉन करंट एसेट हैं कितने जी, और हम्म, शीट। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। सॉरी, मेरा ख्याल है जी ये हमसे, ये 20,000 है, सॉरी, दिस वॉज 20,000, गलती से 30 लिखा गया, और इसमें से डिप्रिसिएशन भी सिर्फ 2,000 निकलेगी। तो इसका मतलब है मैं कितना लिखूंगा जी यहाँ पर, राइट जी। ओके, गलती हो गई ना, हमने एक छोटा सा गलत काम ये किया कि यहाँ पर कैरिंग वैल्यू में ठीक लिख रहा था, 30,000 माइनस 4,000 इस साल की डिप्रिसिएशन। ये दरअसल जो कैरिंग वैल्यू लिखनी थी, और कैरिंग वैल्यू होने से इस साल की डिप्रिसिएशन, ये ठीक लिखिए। ये कैरिंग वैल्यू, और इसमें से इस साल की डिप्रिसिएशन 3,000। तो ये लिखनी चाहिए थी दरअसल 17,000। सॉरी जी, ये थोड़ा सा काम गलत हो गया था। अब ये देखें जी, मैं इसको अब देखता हूँ। 74,560, 74,620। ओके, आई थिंक 13,680 बनता है जी। ठीक है। हम्म, ये बनता है 13,680, सॉरी जी।
यहाँ पर गलती हो या बयोत कैलकुलेशन की गलती थी छोटी सी। 75,620, 78,620, अब ठीक हो गया। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पर मामला गलत इसलिए हो गया, गलत नहीं हुआ। हमने यहाँ पर लेनी थी कैरिंग वैल्यू, और कैरिंग वैल्यू में से इस साल की डेप्रिसिएशन, और फिर इनकी भी कैरिंग वैल्यू, इस साल की डेप्रिसिएशन, कैरिंग वैल्यू, इस साल की डेप्रिसिएशन। मैंने गलती से यहाँ पर कॉस्ट ले ली और कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करता गया और पुरानी डेप्रिसिएशन नहीं निकाल ली। तो ये मैंने आपको बताया, या तो आप यहाँ पर लिख लें फर्नीचर एंड फिटिंग की कॉस्ट और उसमें से पिछले साल की डेप्रिसिएशन प्लस 4,000, तब भी यही आंसर आएगा। यहाँ पर भी कॉस्ट और पिछले साल की डेप्रिसिएशन प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन, यही आंसर आएगा। मोटर व्हीकल कॉस्ट, पिछले साल की डेप्रिसिएशन जो कि दी हुई है माइनस इस साल की डेप्रिसिएशन, तो फिर भी आंसर यही आएगा। लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ कैरिंग वैल्यूज ली और कैरिंग वैल्यू में से इस साल की डेप्रिसिएशन निकाल ली, तब भी बस सेम आंसर आ गया। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं इसमें। आई होप जी ये अब हमारा मामला क्लियर हो गया। चलो हमारी बैलेंस शीट टैली होगी जी, ये देखें, ये भी 74,620 आ रहा है आंसर, और ये भी 74,620 आ रहा है। दैट्स इट जी। अब इसी क्वेश्चन को याद रखिएगा, इससे आगे मैं इंशाल्लाह आपको मजीद इसमें एडजस्टमेंट कराऊंगा। जो भी हम आगे काम करेंगे वो यहीं से आगे शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।